एनी कॉस्ट द अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन। लेकिन भारत में आजीविका के अधिकार को जब समावेश किया गया भारत के संविधान में, इसको इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया गया कि भारत का संविधान इसको मैंडेटरी नहीं बना पाए, कुडंट इम्पोज अ बाइंडिंग कैरेक्टर ऑन द स्टेट। राज्य के लिए एक आदर्श, एक अवश्य प्रस्तुत किया, सभी एक राज्य को, भारत राज्य को, सभी व्यक्तियों को लाइवलीहुड प्रदान करना यह अनिवार्य होगा, यह आदर्श व्यवस्था होगी। लेकिन यदि राज्य व्यक्तियों को लाइवलीहुड नहीं प्रदान कर पाता है तो राज्य को अदालत में नहीं ले जाया जा सकता है। द गवर्नमेंट कैन नॉट बी अक्यूज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ दैट द स्टेट और द गवर्नमेंट हैज नॉट बीन एबल टू प्रोवाइड द राइट टू लाइवलीहुड टू मी or to others. So this is the difference. This is called as a transformation. In the same way, if any international law or if any UN made law is sought to be incorporated in the Indian constitution, then the same has to be transformed, suiting the Indian environment or the Indian demands or the Indian circumstances. International law cannot be imported directly into the Indian constitution. बिल्कुल यूहू बहू एकदम भारत के संविधान में उसको स्थान या उसको रखा नहीं जा सकता है। एंड आर्टिकल 253 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज, अनुच्छेद 253 भारत के संविधान का अनुच्छेद 253 ये कहता है कि दैट द पार्लियामेंट हैज द पावर टू क्रिएट अ लॉ इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट एनी इंटरनेशनल लॉ। दैट इज आर्टिकल 253 स्टेट्स कि दैट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर to give effect to any international treaty or agreement if such a law is made by the Parliament of India. भारत की संसद यदि ऐसा कोई कानून बनाती है किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को या अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू किया जाए तभी उसको लागू किया जा सकता है। आप ये सोचिए कि संयुक्त राष्ट्र ने कोई कानून बनाया और सीधा उसको भारत के संविधान में उसको उसमें इंपोर्ट करके रख दिया जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसलिए आर्टिकल 253 एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन द म्यूनिसिपल लॉ एंड द इंटरनेशनल लॉ। उसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद, उसका रूपांतरण होने के बाद, उसका स्वरूप बदलने के बाद उसको भारत के संविधान में शामिल किया जा सकता है। एंड द सेम थिंग अप्लाइज टू ऑल द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, वेदर it is a constitution of any African country or the constitution of any Gulf country or the constitution of the Western world. No international law, no treaty or no agreement, no covenant cannot be directly imported into the municipal law or into the national constitution of any country. This we have to remember. तो ये डेलीगेट, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी। यू हैव टू ट्रांसफॉर्म द ओरिजिनल कैरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल लॉ टू मेक इट अ वायबल पार्ट ऑफ द नेशनल लॉ। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी। द नेक्स्ट थ्योरी इज कॉल्ड एज द डेलीगेटेड थ्योरी। डेलीगेटेड थ्योरी इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं, इसको कहते हैं हस्तांतरित सिद्धांत, हस्तांतरण। डेलीगेशन को कहते हैं हस्तांतरण, इसीलिए इसको हस्तांतरित सिद्धांत कहते हैं। डेलीगेटेड यानी एक प्रदत्त सिद्धांत हम कह सकते हैं, प्रदत्त सिद्धांत या हस्तांतरित सिद्धांत या डेलीगेटेड थ्योरी। अब ये जो डेलीगेटेड थ्योरी है ये क्या कहती है? देखिए ये जो थ्योरी है, डेलीगेटेड थ्योरी है, व्हाट डज दिस थ्योरी से? इट सेज दैट इंटरनेशनल लॉ इज अ वेरी sacrosanct law. It is a superior law, and this law delegates the power to the nation states to give effect to the international law within their municipal laws. समझ लीजिए, again try to understand what this theory says. Delegated theory. Delegate को मतलब कहता है हस्तांतरित करना, किसी चीज को देना, to give someone something. That is, if a person is in a dominant stage, if a person has something special to give, only then he can give something to others.
Not every Tom, Dick and Harry can give everything or anything to others. जिसके पास कुछ होगा वही तो देगा दूसरे को. जिसको ना दे मौला उसे दे आसफुद्दौला. ये लखनऊ में जो बड़ा इमाम बाड़ा है, दिस इज अ स्टैंडिंग सेइंग रिगार्डिंग द बड़ा इमाम बाड़ा दैट वी हैव. इट इज़ अ हिस्टोरिकल, you can say it is a historical monument of Lucknow, and many people visit, both Indians and tourists from all across the world. They visit this historical monument, and this is a saying there कि जिसे ना दे मौला उसे दे आसिफ दौला. कहने का तात्पर्य है, if a person is so unfortunate that he has been forgotten by the Almighty, by the God, still there is some power on earth who will give something to that deprived individual or an unfortunate individual. तो अर्थात जो डेलीगेटेड पावर है, डेलीगेटेड थ्योरी है, वो ये कहती है कि दैट इंटरनेशनल लॉ इज अ पावरफुल लॉ, इट इज अ सेल्फ सफिशिएंट लॉ, इट इज अ लॉ विद seated on a high pedestal. The status of the international law is very high as compared to the municipal law. Therefore this international law delegates its powers to the municipal laws or to the national constitution or to the national government to give effect to the international law within their constitutions. अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विधि इतनी सशक्त विधि है, इतनी समर्थ विधि है और इतनी महान विधि है कि इस अंतर्राष्ट्रीय विधि को स्वीकार किया जाना चाहिए राष्ट्र विधि के द्वारा. और अंतर्राष्ट्रीय विधि ही उस राज्यों को ताकत देती है, राज्यों को अधिकार देती है कि आप अंतर्राष्ट्रीय विधि को लागू कीजिए, अपने राष्ट्रीय संविधानों में कानून बनाकर अंतर्राष्ट्रीय विधि को अपने राष्ट्रीय परिवेश में उसको शामिल कीजिए. सो इंटरनेशनल लॉ इज बेसिकली अ सुपीरियर लॉ. It is seated on a high pedestal, and the municipal law is subservient. It is a subordinate kind of law, and therefore international law delegates its powers to the municipal laws to give effect to the international law within the constitutions of the national laws. तो ये रिलेशनशिप है, ये भी एक थ्योरी है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की जो थ्योरी है, डेलीगेटेड थ्योरी, द थ्योरी ऑफ डेलीगेशन. इंटरनेशनल लॉ ने अपनी पावर को डेलीगेट कर दिया है म्यूनिसिपल लॉज को या म्यूनिसिपल गवर्नमेंट को, राष्ट्रीय सरकार को अपनी शक्ति, अपने अधिकार हस्तांतरित कर दिए हैं. और आप इसलिए हस्तांतरित किया है, इसलिए ट्रांसफ़र किया पावर, सो दैट द नेशनल गवर्नमेंट्स कैन क्रिएट लॉज, कैन give place to the international law within their constitution or within their laws. अपने कानूनों में, अपने संविधानों में अंतर्राष्ट्रीय कानून को स्थान दे, ये डेलीगेटेड थ्योरी कहती है. और लास्ट जो थ्योरी है दैट इज कॉल्ड है द स्पेशल अडॉप्शन थ्योरी. स्पेशल अडॉप्शन थ्योरी, विशिष्ट ग्रहणीकरण सिद्धांत. अब देखिए ये थ्योरी क्या है. जैसे नाम ही बता रहा है, स्पेशल अडॉप्शन थ्योरी. दिस थ्योरी सेज दैट देयर इज नो बैरियर बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड द म्यूनिसिपल लॉ. नंबर 1, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विधि और राष्ट्रीय विधि के मध्य कोई भी दीवार नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है. केवल एक चीज़ की बाधा है और वो स्पेशल प्रोसीजर और स्पेशल अडॉप्शन मैकेनिज्म. केवल एक दूरी है, केवल एक बाधा है, और वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विधि को आप राष्ट्र विधि का अंग बनाइए, लेकिन उसकी कोई एक विशिष्ट प्रक्रिया होनी चाहिए. देयर मस्ट बी अ स्पेशल प्रोसीजर बाय विच you can make international law a part of the national law. That is, international law cannot automatically become a part of the municipal law. ये सिद्धांत ही कहता है, suo moto या spontaneously
अंतर्राष्ट्रीय विधि अपने आप से राष्ट्र विधि का अंग नहीं बन सकती है। देयर हैज टू बी ए स्पेशल प्रोसीजर बाय विच international law can become a part and parcel of the national law. This is the only requirement that is there according to the advocates of this theory. इस सिद्धांत के जो मानने वाले एडवोकेट्स हैं वो ये कहते हैं बस आप एक कोई विशिष्ट प्रोसीजर अपना लीजिए और उस प्रोसीजर के अंतर्गत आप अंतर्राष्ट्रीय विधि को राष्ट्र विधि के समीप ला सकते हैं, उसका एक आप अभिन्न हिस्सा बना सकते हैं। सो ओनली द स्पेशल प्रोसीजर इज द ओनली रिक्वायरमेंट। कभी कभी हम आम भाषा में कह देते हैं SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। SOP का आपने नाम सुना होगा, दिस इज द एब्रीविएटेड वर्जन। ये छोटा उसका नाम है SOP, इसका मतलब है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एंड दिस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मीन्स दैट इफ यू हैव अडॉप्टेड द राइट प्रोसीजर देन यू कैनॉट सिंपली बी फॉल्टेड एट बाय एनीवन। अगर आपने सही प्रणाली सही तरीका अपना लिया काम करने का तो कोई भी आपको दोषी नहीं ठहरा सकता है। नो वन कैन सिंपली ब्लेम यू फॉर अडॉप्टिंग फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क। अगर आपने काम को सही तरीके से किया है, इफ यू हैव डन अ पर्टिकुलर वर्क थ्रू प्रॉपर वे इन अ प्रॉपर वे, देन नो वन कैन सिंपली कैन फॉल्ट यू, नो वन कैन सिंपली एक्यूज यू। Therefore, a procedure has to be there. और अगर हम इसको अगर व्यवहार के संदर्भ में बात करें, there is something in the Indian Constitution as well, जिसमें कहा गया है that the Parliament of India has the power to create laws, to make laws or to amend laws or to delete a law or to scrap a law. और उसके लिए सिद्धांत क्या है? उसके लिए सिद्धांत है procedure established by law. Procedure established by law यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दैट इज अ पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू क्रिएट अ लॉ, टू अमेंड अ लॉ और टू स्क्रैप अ लॉ प्रोवाइडेड इट फॉलोज द प्रोसीजर दैट हैज बीन लेड डाउन बाय द लॉ। तो देखिए राष्ट्र विधि में भी ये रिक्वायरमेंट है। अगर आप राष्ट्र विधि अर्थात संसद अगर कोई कानून बनाना चाहती है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उसको पालन करना होगा, और यदि वो पालन नहीं करती है, संसद कानून बना देती है बिना प्रक्रिया का पालन किए हुए, देन देयर इज द स्वॉर्ड ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैंगिंग ओवर द पार्लियामेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डैमोक्लेस स्वॉर्ड। अर्थात खतरे की आप कह लीजिए, इट इज अ डैमोक्लेस स्वॉर्ड अर्थात तलवार लटकती रहती है संसद के ऊपर भी। किस चीज़ की? जुडिशियल रिव्यू की, न्यायिक पुनरावलोकन की, यदि उसने एक निश्चित प्रक्रिया का पालन या अनुपालन नहीं किया। सो प्रोसीजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द पार्लियामेंट फॉलोज द प्रोसीजर टू अडॉप्ट एन इंटरनेशनल लॉ within the four walls of the municipal law, then the parliament cannot be taken to task. अगर संसद ने सही तरीका अपनाया है किसी अंतर्राष्ट्रीय विधि को राष्ट्र विधि का हिस्सा बनाने के लिए, तब ऐसे में संसद को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। The only requirement is that it should have followed a particular procedure that has been laid down, that has been defined by the law. और अगर संसद उस कानून की प्रक्रिया का पालन नहीं करती है, then it stands blamed, it stands faulted, उसको दोषी ठहराया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून को भारतीय संविधान का हिस्सा बनाने में कोई अड़चन नहीं, कोई बाधा नहीं है, लेकिन आपको प्रोसीजर की पालन करना पड़ेगा। और एक प्रोसीजर के जब हम बारे में बात करते हैं तो हम एक बात ये जानते हैं यहाँ पर, वी ऑल नो इट वेरी वेल कि दैट नो लॉ कैन बी फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, that no international law can become a part of the Constitution of India or the jurisprudence of India if it violates the provisions of Part 3 of the Constitution, that is the fundamental rights of the people. अर्थात संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती है। संसद कोई भी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून को, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को, समझौते को भारत के संविधान का या भारतीय
राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं बना सकती है यदि वो कानून संविधान के भाग 3 में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करता है। That is, no law can be framed by the Parliament of India. No such law can establish a procedure by which any international law can be admitted to the Indian Constitution which violates the fundamental rights of the people mentioned in Part 3 of the Constitution. And if that is done, then the judicial review comes into play. Judicial review is the power of the apex court, that is the Supreme Court and High Court, to test the validity of any law or the legality of any law framed by the Parliament. न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका की वो शक्ति है जिसके द्वारा वो संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधता की समीक्षा करता है। This is called as a judicial review, and many laws have been struck down by the Supreme Court's power of judicial review as defined under Article 13. अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर मेंशन्ड है उसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर अनेक संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करते हुए उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रक डाउन many laws framed by the Parliament of India as being in violation of part 3 of the Constitution. And 97th Amendment, संविधान का जो 97वां जो संशोधन था 97th Constitutional Amendment is the latest in the series, जो जुडिशियल NJAC से कंसर्न है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन से कंसर्न है, अर्थात अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से। ये NJAC जिसको हम कहते हैं NJAC, अर्थात जिससे सुप्रीम कोर्ट और